अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर। यानी कि यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, आपको इस यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में पता होने से पहले पावर फैक्टर के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पावर फैक्टर वाली वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी कब होता है और लैगिंग और लीडिंग कब होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पूरा का पूरा हमारे लोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि लोड्स तीन टाइप्स के मेरे पास मौजूद है। यानी कि तीन टाइप्स के लोड होते हैं। पहला हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा जो है हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिस पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये पावर फैक्टर है जो यहाँ पर लैगिंग पर है, यूनिटी पर है और लीडिंग पर है। तो दोस्तों, ये लैगिंग कब होगा, यूनिटी कब होगा और लीडिंग कब होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास तीन टाइप्स के जो है वो लोड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टिव लोड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो रेजिस्टिव लोड है वो रेजिस्टिव लोड से ये मुराद है कि हमारी कोई भी चीज़ मौजूद है। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है। तो दोस्तों, मेरे जो ये 100 वाट का लैंप है इसके अंदर इस टाइप का एक टंगस्टन वायर मौजूद रहता है। जैसे ही मैं इस पर जो है न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड करता हूँ तो ये जो हमारा लैंप है वो ग्लो हो जाता है और ग्लो होने के बाद हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये लैंप ग्लो कैसे होता है, मैंने इस पर न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड किया। ये जो है इसकी जो है टंगस्टन वायर है ये गर्म होती है, गर्म होने के बाद ये हीट होकर लाल हो जाती है, तो ये हमें रोशनी प्रोवाइड करती है। यानी इसी तरह हमारा हीटर, यानी जितने टाइप्स के भी ऐसे लोड जिस पर हम करंट प्रोवाइड करें और वो जो है गर्म होकर लाल हो जाए, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो, यानी कि कोई चीज़ भी गर्म हो और गर्म होकर वो लाल हो जाए, वो हमारा होता है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर से क्या मुराद है। दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर से मुराद ये है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसके अंदर वेव मौजूद रहती है। यानी कि आपको पता होगा कि 50 हर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है उसके अंदर वेव मौजूद रहती है। यानी कि इस टाइप से जो है एक वेव मौजूद रहता है। तो दोस्तों, उस वेव के अंदर, यानी कि एक वेव के अंदर हमारा जो है 2 साइकिल चल रहा होता है। एक हमारा वोल्टेज का होता है और एक हमारा करंट का होता है। तो दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाला जो ये वेव है, ये लाइन है, ये हमारा वोल्टेज का है और ये रेड वाला जो लाइन है हमारा करंट का है। तो दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर होता ये है कि ये ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों ही साथ चलेंगे। यानी कि यूनिटी रहेगी दोनों के अंदर, दोनों ही साथ चलेंगे। तो ये हमारा पावर फैक्टर यूनिटी यानी कि 1 रहता है। यानी कि ये दोनों ही ये जीरो वाले जो पॉइंट है इसको साथ क्रॉस करेंगे, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि वोल्टेज वाली वेव और करंट वाली वेव दोनों ही इस जीरो पॉइंट को साथ मिलकर क्रॉस करेंगे, दोनों में कोई भी फासला नहीं रहेगा। तो इस केस में जो है हमारा पावर फैक्टर वो यूनिटी रहता है, यानी कि 1 रहता है और हमारा ये बेस्ट पावर फैक्टर भी कहलाता है। तो दोस्तों, ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि वो पावर फैक्टर जिस पर हमारा वोल्टेज और करंट वाला वेव दोनों ही साथ चलें, वो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड के बारे में कि इंडक्टिव लोड में हमारे पास क्या क्या पावर फैक्टर में तब्दीलियां आती है और इंडक्टिव लोड कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मेरे पास इंडक्टिव लोड आता है। इंडक्टिव लोड में हमारे पास वो लोड्स आते हैं जिस पर हम करंट प्रोवाइड करें और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर, ये आपके सामने एक इंडक्शन मोटर मौजूद है जिसके साइड में ये वाइंडिंग वाली कॉइल मौजूद है और बीच पर इसका ये रूटर है। तो जैसे ही मैं इस पर करंट प्रोवाइड करता हूँ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद जो ये हमारा रूटर है वो मूव करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंडक्टिव लोड के अंदर इसी तरह और भी बहुत सारे लोड आते हैं, जैसे कि हमारा सीलिंग फैन और वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन और भी बहुत सारी जितनी भी यानी कि मशीन्स है, मोटर वाली चीज़ है, वो जिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर भी इस इंडक्टिव लोड में ही आता है, तो वो हमारा इंडक्टिव लोड कहलाता है। और उस पर जो है बेसिकली क्या होता है, उस पर बेसिकली हमारा पावर फैक्टर जो है वो बिगड़ जाता है, यानी कि लैगिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अब पावर फैक्टर लैगिंग कैसे होता है और पावर फैक्टर लैगिंग कब होता है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पावर फैक्टर हमारा लैगिंग कब होता है, यानी कि पावर फैक्टर लैगिंग कब कर जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये उसी तरीके का मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी वाला साइकिल मौजूद है, यानी कि 50 हर्ट्ज में जो साइकिल होता है वो मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं इस पर दो लाइन्स मौजूद है।
पहले केस में आपने देखा था, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर में देखा था कि ये ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों ही साथ चल रहे थे, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये ऊपर के साइड जा रही है और ये रेड वाली लाइन उससे पीछे रह जा रही है। यानी कि हमारा जो ये रेड करंट वाला लाइन है वो वोल्टेज से पीछे है और हमारी वोल्टेज वाली लाइन जो है वो जीरो वाले पॉइंट को पहले क्रॉस कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। तो दोस्तों अब जो है हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर लैगिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो वोल्टेज वाला लाइन है वो जीरो को पहले क्रॉस कर रहा है और हमारा करंट वाला जो लाइन है वो वोल्टेज को बाद में क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप समझ लिए कि वोल्टेज वाली लाइन करंट वाली लाइन से पहले जीरो पॉइंट को क्रॉस कर ले, यानी कि वोल्टेज वाली जो लाइन है वो जीरो पॉइंट को पहले क्रॉस कर ले और करंट वाली लाइन बाद में क्रॉस करे, तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर लैगिंग कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पर्पल वाली वेव मौजूद है और एक ग्रीन वाली वेव मौजूद है, जिसमें से हमारा ग्रीन वाला वेव जो है वो करंट का है और पर्पल वाला वेव जो है वो वोल्टेज का है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाला जो वेव है वो पीछे है और पर्पल वाला वेव जो है वो आगे है, यानी कि पर्पल वाला वेव जो है वो जीरो पॉइंट को पहले क्रॉस कर रहा है और ग्रीन वाला वेव जो है वो जीरो पॉइंट को बाद में क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है, यानी कि वोल्टेज वाली लाइन जो है करंट वाली लाइन से आगे रहती है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.8 रहता है। तो दोस्तों 0.8 पावर फैक्टर हमारा कैसे रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो पावर फैक्टर के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर cos थीटा जो है वो पावर फैक्टर के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास थीटा कितना मौजूद है, यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फासला था वो 36.86 डिग्री का था, यानी कि थीटा जो है यहाँ पर 36.86 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फासला था, यानी कि दोनों वाली लाइन के दरमियान जो फासला था वो 36.86 डिग्री का था और cos 36.86 डिग्री जो है वो 0.8 के बराबर रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर इंडक्टिव लोड पर जो है वो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है और लैगिंग पावर फैक्टर वो 0.8 रहता है। वो 0.8 कैसे रहता है? क्योंकि वो जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हमारे पास फासला मौजूद था वो 36.86 डिग्री का था, यानी कि cos थीटा 36.86 डिग्री जो है वो 0.8 के बराबर रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड के बारे में। तो दोस्तों कैपेसिटिव लोड बेसिकली होता नहीं है, जैसे कि आपने देखा कि हमारे रेजिस्टिव लोड भी है, इंडक्टिव लोड भी है, लेकिन बेसिकली हमारे पास कोई भी कैपेसिटिव लोड मौजूद नहीं रहता है और हमारा पावर फैक्टर जो है हमेशा लोड में लैगिंग ही करता है, लीडिंग नहीं करता है। तो दोस्तों अब ये पावर फैक्टर लीडिंग कब होता है और कैपेसिटिव लोड क्या होता है? तो दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर बिगड़ जाता है, यानी कि इंडक्टिव लोड, हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जब हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है तो हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वो हमारा कैपेसिटिव लोड कहलाता है। तो दोस्तों अब कैपेसिटिव लोड में क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक इसी तरीके का एक वेव मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं उस पर दो साइकिल है, यानी कि एक लाइन हमारा वोल्टेज वाला है और एक वाला लाइन जो है हमारा करंट वाला है। तो हमारा जो वोल्टेज वाला लाइन है वो जीरो से पीछे रह जा रहा है और हमारा करंट वाला लाइन जो है वो जीरो को पहले क्रॉस कर ले रहा है। तो दोस्तों इस केस पर हमारा पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग हो जाता है, यानी कि हम उसे लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा बेसिकली कोई लोड में होता नहीं है, यानी कि रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड में ऐसा नहीं होता है। ये पावर फैक्टर सिर्फ कैपेसिटिव लोड में ही होता है, यानी कि जब हम इसे कैपेसिटिव लोड प्रोवाइड करते हैं तो ये पावर फैक्टर हमारा लीडिंग हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा करंट वाला लाइन है ये जीरो को पहले क्रॉस कर जाता है और हमारा जो वोल्टेज वाला लाइन है वो जीरो को बाद पर क्रॉस करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो वेव मौजूद है, जिसमें से एक ग्रीन और एक पर्पल है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन वाला जो वेव है वो करंट का है और पर्पल वाला वोल्टेज का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन वाला वेव है, यानी कि करंट वाला वेव, वो जीरो पॉइंट को पहले क्रॉस कर रहा है और हमारा वोल्टेज वाला वेव जो है वो करंट को बाद में क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट वाला वेव जो है जीरो पॉइंट को पहले क्रॉस कर ले, यानी कि वोल्टेज वाली वेव से आगे रहे, तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है? दोस्तों इस केस में बेसिकली होता ही है कि cos थीटा हमारे पास वही पावर फैक्टर के बराबर रहता है। तो दोस्तों अब इस केस में होता ये है कि हमारे पास जो है वो थीटा जो एंगल बनता है, यानी कि पावर फैक्टर को जो हमारे पास एंगल बनता है, यानी कि वोल्टेज और करंट वाली लाइन के दरमियान जो फासला रहता है वो 90 डिग्री का मौजूद रहता है। तो दोस्तों अब cos 90 जो है
वो जीरो के बराबर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पावर फैक्टर है यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर वो जीरो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पावर फैक्टर लीडिंग कब होता है, जब जो है हमारा करंट वाली जो लाइन है वो जीरो को पहले क्रॉस करे और वोल्टेज वाली लाइन बाद पर, तो हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर लीडिंग हो जाता है। तो दोस्तों अब जो है हमारे पास कैपेसिटिव लोड बेसिकली कोई होता नहीं है, हम इसे कैपेसिटर बैंक के जरिए इंप्रूव करवाते हैं, यानी कि इंप्रूव करवाने के लिए पावर फैक्टर को इसको लगाते हैं। तो दोस्तों अब कैपेसिटर बैंक जो है वो पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करता है इसके बारे पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस पर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आप इतना याद रखिए कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड क्या होता है और ये यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर वो होता है जिस पर हमारी जो है वोल्टेज वाली लाइन और करंट वाली लाइन यानी कि दोनों ही आपस में साथ जो है वो जीरो को क्रॉस करें। तो इस केस पर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, 1 रहता है, यानी कि इसे हम बेस्ट पावर फैक्टर भी कहते हैं। और पावर फैक्टर लैगिंग कब करता है और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों पावर फैक्टर लैगिंग तब करता है जब इस पर हम इंडक्टिव लोड प्रोवाइड करते हैं। इंडक्टिव लोड से मुराद ऐसा लोड जिस पर हम करंट प्रोवाइड करें और उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि हमारा सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन या फिर ड्रिल मशीन और भी जितने टाइप्स के मोटर हैं, और उस पर हमारा ट्रांसफार्मर भी आ जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग हो जाएगा। और लैगिंग कैसे होगा, तो दोस्तों लैगिंग इस तरीके से होगा कि हमारा जो यहाँ पर 2 वेव मौजूद रहता है, यहाँ पर जो हमारा वेव मौजूद रहता है इस पर एक हमारा वोल्टेज का हो जाएगा और एक हमारा करंट का हो जाएगा, यानी कि ये रेड वाला करंट का हो जाएगा और ये जो ब्लैक वाला है ये वोल्टेज का हो जाएगा। और वोल्टेज वाली जो वेव है वो 0 पॉइंट को पहले क्रॉस कर जाएगी और करंट वाली वेव जो है वो पीछे रह जाएगी, यानी कि पावर फैक्टर लैगिंग तब होगा जब हमारी जो है करंट वाली वेव वोल्टेज वाली वेव से पीछे रह जाएगी और वोल्टेज वाली वेव जो है वो करंट वाली वेव से आगे रहेगी, तब हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर लैगिंग कर जाएगा, यानी कि लैगिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर लीडिंग कब होगा। दोस्तों पावर फैक्टर लीडिंग तब होगा जब हमारी जो है यहाँ पर तो दोस्तों पावर फैक्टर लीडिंग कब होगा। दोस्तों पावर फैक्टर लीडिंग तब होगा जब इस पर हम कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली वैसे तो कैपेसिटिव लोड कोई होता नहीं है, हम इसे कैपेसिटर बैंक के जरिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटिव लोड। और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर साइकिल मौजूद है, हमारा यहाँ पर 2 साइकिल मौजूद है, एक हमारा रेड है और एक हमारा ब्लैक है, जिसमें से हमारा ब्लैक वाला वोल्टेज है और रेड वाला करंट है। तो करंट वाली वेव जो है वो 0 पॉइंट को पहले क्रॉस कर जाएगी और जो हमारा वोल्टेज वाला वेव है वो पीछे रह जाएगा, यानी कि करंट वाली वेव जो है वोल्टेज वाली वेव से आगे रहेगी और वोल्टेज वाली वेव जो है करंट वाली वेव से पीछे रहेगी। तो इस केस पर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। तो दोस्तों हम पावर फैक्टर लीडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर लीडिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है उसे इंप्रूव करने के लिए हम पावर फैक्टर को लीडिंग करते हैं, यानी कि इस पर कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।